नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जो जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न देखेंगे। हम लोगों की बीओ मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 9 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 10वां पार्ट देखेंगे। 10वें पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखते हैं। 125 शब्दों में एक प्रश्न, 50 शब्दों में एक प्रश्न और 25 शब्दों में एक प्रश्न। तो तीनों प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा और आंसर राइटिंग आप लोग करते रहिए, लिखते ज़रूर रहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है और दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप पढ़िए और उसके साथ में जो कीवर्ड आपको दिए जा रहे हैं उनके माध्यम से लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों बीओ मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए, जो यह प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले जो सावधानियां हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें हैं कि जैसे जो कोटेशंस होती हैं उनको आप ज़रूर ऐड करिए, कुछ डायग्राम का भी प्रयोग करिए और आपके जो उत्तर है उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, ज़रा काटापीटी नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखते हुए अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। ठीक है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्या? प्रश्न है, नीति आयोग की रूपरेखा तथा उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, नीति आयोग के बारे में बताना है। प्रश्न पूछा जा सकता है 125 शब्दों में। आपको सारी चीज़ें कि किस तरीके से इसकी संरचना है, रूपरेखा है और उद्देश्य क्या है इसके, नीति आयोग क्या है। तो देखिए, नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इस संस्था का गठन किया गया था और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जो कि सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। यह नए विचारों को समावेश करती है। जो भी नीति निर्धारक तत्व होते हैं, नीति निर्माण में जो चीज़ें आती हैं उनमें यह योगदान करता है, चीज़ों को सोचता है, बनाता है। केंद्र और राज्य दोनों को परामर्श देता है। ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों को परामर्श देता है। इसके साथ में क्या है कि जैसे इसकी रूपरेखा की जहाँ तक बात की जाती है कि नीति आयोग में कौन कौन कितने सदस्य हैं, क्या नहीं हैं, तो अध्यक्ष, देखिए, एक इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। एक इसमें उपाध्यक्ष होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 4 पदेन सदस्य भी होते हैं, 2 अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सदस्यों की चीज़ें हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होते हैं। इसके साथ में 3 सदस्य जो ऐसे होते हैं वो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ठीक है, और एक इसमें गवर्निंग काउंसिल की व्यवस्था की गई है। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, तो जैसे इसमें देखिए, सभी राज्य सरकारों के सीएम, मुख्यमंत्री और यूटीज़ के प्रशासक, उपराज्यपाल आपके इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी नीति आयोग है क्या, इसकी संरचना क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिखिए। उसके बाद में लास्ट में जो है आपको नीति आयोग के उद्देश्यों को बताना है कि आखिर नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो योजनाएं बनती हैं वो चाहे 1 वर्षीय हों या 3 वर्षीय हों, 5 वर्षीय हों या 7 वर्षीय हों। ठीक है, तो अब नीति आयोग क्या करता है, जितनी भी नीति निर्माण होता है, ठीक है, जो विकास का एक खाका तैयार किया जाता है, एक राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों, रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, साझा दृष्टिकोण कि भाई योजना हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़े, इसमें राज्यों का भी योगदान है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र के भी प्रतिनिधि होते हैं, उसमें अन्य नागरिक समाज के भी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। देश की प्रगति, जो नई नई योजनाएं हैं, किस तरीके से नवोन्मेषी चीज़ों को शामिल किया जाए, हर एक चीज़ पर, हर एक पहलू पर इस पर बात होती है। इस पर क्या है
कि एक केंद्र और राज्य के मध्य में सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने की बात कही जाती है कि जो राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकार हैं आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलें, आपस में समन्वय बना के चलें। ठीक है, तो इसी के लिए चीज़ें करी जाती हैं नीति आयोग के द्वारा। और क्या है कि जैसे आर्थिक कार्य नीति, जैसे जो भी आर्थिक नीतियाँ बनती हैं तो उनमें क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को भी शामिल करने की बात कही जाती है। और क्या कही जाती है बात कि इसमें कि जैसे कमज़ोर तबके के जो व्यक्ति होते हैं उनकी बेहतरी के लिए नीति बनाने की बात कही जाती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके किस तरीके से उनका उत्थान किया जाए, किस तरीके से उनको ऊंचा उठाया जाए, जो अपनी स्थिति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो उनके लिए नीति आयोग समय समय पर कार्य करता रहता है, नीतियाँ बनाता रहता है, साझा विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए क्या है कि नीति बनाना, कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, ये सारी की सारी चीज़ें और अनेक नए अन्य पहलू जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, उनको भी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 125 शब्दों में आपको इस प्रश्न को लिखना है। अच्छे से आप इस प्रश्न को लिखिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को दे दी जाएगी। जो लोग भी बीओ मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। ठीक है, तो इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कौन सा है आपका? प्रश्न संख्या जो है वो आपका 29 है। 50 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है, 50 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखिए। इसमें स्ट्रेट थ्रो आपको फैक्ट देने होते हैं, चीज़ों को लिखना होता है। प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा होना चाहिए। सुदूर संवेदन से क्या तात्पर्य है? आपको सुदूर संवेदन के बारे में जानना है, बताना है और उसके कुछ अनुप्रयोगों को भी बता सकते हैं। तो पूरा एक कंप्लीट उत्तर आपका हो जाता है। अब देखिए सुदूर संवेदन की जहाँ तक बात की जाती है तो सुदूर संवेदन है क्या, रिमोट सेंसिंग है क्या कि जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके आंकड़ों को संग्रहित करना। कहने का मतलब यही है कि हम पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं जा सकते, लेकिन पृथ्वी का अवलोकन करना है, यहाँ की कृषि क्षेत्र कैसा है, पूरा का पूरा डाटा लाना, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो ये जो तकनीकी है सुदूर संवेदन इसी के माध्यम से होता है। ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी के धरातलीय रूपों किस तरीके से धरातल है, पृथ्वी का स्वरूप क्या है, संसाधन कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर कितना वितरण है, यह वैज्ञानिक विधि द्वारा इन चीज़ों का अध्ययन सुदूर संवेदन के अंतर्गत किया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो सैटेलाइट हैं वो इमेजेस भेजते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ फसल वितरण है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो संसाधन वितरण है वो कहाँ किस तरीके से है, सारी चीज़ों को धरातलीय जो आकृति है उसको बताता है। जो हवाई छाया चित्र है मतलब जो एक इमेजेस दी जाती हैं जो सुदूर संवेदन उपग्रह जो होते हैं उनके माध्यम से। अब देखिए जैसे इनके अनुप्रयोगों को देख लेते हैं कि जैसे इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अनेकों क्षेत्रों में किया जाता है कि जैसे कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है, फसल की चीज़ों को देखने के लिए कि कितनी पैदावार हुई है, कहाँ क्या है, किस तरीके से पूरा डेटा एकत्रीकरण के लिए। वानिकी क्षेत्र में किया जाता है, भू विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है कि भूमि को देखना कि कहाँ पर बंजर है, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर कितनी उपजाऊ उर्वरा भूमि है। तो इन सारी चीज़ों का अवलोकन जो है सुदूर संवेदन प्रणाली के तहत किया जाता है। इसमें जल समुद्र यानी जो समुद्र होते हैं उनकी भी चित्रों को देखा जाता है, चित्रों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, चीज़ों को जाना जाता है। हमारे यहाँ देश में संसाधनों का मानचित्रण, किस तरीके से संसाधन कहाँ हैं, कितने हैं, इन चीज़ों का मानचित्रण करना, उनका अध्ययन करना, फिर उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग करना कि समय समय पर झील सूख रही है या अच्छी हो रही है, किस तरीके से, तो वही चीज़ें होती हैं। तो इनका ओवरऑल में प्रबंधन करना। तो ये आपका सुदूर संवेदन संबंधित 50 प्रश्न में आप लोगों को लिखना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, 25 शब्दों में लिखना है। उल्का झीलें क्या हैं? 25 शब्दों में है, 3 से 4 लाइनों में आप इजीली लिख सकते हैं। अगर चीज़ें आपको एग्जैक्टली जो चीज़ें पूछी जा रही हैं आपको उसी को बताना है। उल्का झीलें क्या होती हैं
इनका निर्माण भूतकाल में होता है, कि जिसमें मतलब बहुत पहले हुआ रहा होता है, कि जैसे मान लीजिए कोई पृथ्वी आकाश से उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिरता है, तो होता क्या है कि ये बहुत स्पीड के कारण गिरता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम होता है, और जब ज़मीन पर गिरता है तो बहुत बड़ा गड्ढा या बहुत बड़ा एक गड्ढा बन जाता है, स्पेस हो जाता है, जिसमें फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जहाँ गड्ढा बना है वहाँ पर बारिश का पानी रुकता है, और एक समय काल के बाद में यह जो गड्ढा था यही झील का रूप ले लेता है। तो ये क्या कहलाती है? उल्का झीलें कहलाती हैं, जो उल्का पिंड के गिरने से बनती हैं। ठीक है, धरती पर टकराने पर बड़ा गड्ढा होता है, वहाँ पानी भरता है और समय बीतने के बाद ये झीलों में परिवर्तित हो जाती हैं। इनकी गति बहुत तेज़ होती है, ध्यान रखिएगा। इनका जो एक धक्का लगता है आकर पृथ्वी पर, जो एक मोमेंटम होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो गड्ढा है उसकी आकृति या उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण एक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समय काल के बाद। तो इस तरीके से आप लोग 125 शब्दों में 25 शब्दों में आप इस प्रश्न को लिखिए। इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।